कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, ये दुष्यंत कुमार की गजल का ही एक शेर है। साये में धूप दुष्यंत कुमार का प्रसिद्ध गजल संग्रह है। ये 9वां काव्य बाढ़ की संभावनाएं गजल संग्रह में से ही लिया गया है। हमारे समाज और देश की समस्याओं को गजल के शेरों के माध्यम से हमारे सामने उजागर किया है। ये गजल, उसका प्रत्येक शेर अलग अलग भावभूमि दिखाता है। कवि कहते हैं कि आज का हमारा जीवन विसंगतियों से, समस्याओं से भरा हुआ है, चारों तरफ निराशा है। इससे कवि चिंतित जरूर है लेकिन निराश नहीं है। हमें भी कवि यही सलाह देते हैं, गजलकार, कि हमारे सामने कितनी भी समस्याएं, हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि निराशा के बाद आशा की किरण दिखाई देती है। जिस तरह अंधेरे के बाद उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, प्रश्न होता है तो जवाब भी होता है, उसी तरह हर एक परिस्थिति का सामना करने की हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए। दुख और सुख तो इंसान के जीवन में चलता रहता है। दुख से हमें ज्यादा दुखी नहीं होना है और सुख में हमें ज्यादा खुश होकर उछलना नहीं है। ऐसी ही अनेक प्रकार की बातें इस गजल में गजलकार ने हमें समझाई है। आइए इस गजल का शेर हम पढ़ते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। बाढ़ की संभावनाएं यानी बाढ़ आने वाली है। नदी के किनारे पर लोगों के घर बने हुए हैं। उनको पता है कि बाढ़ आने वाली है, तो क्या वो नदी के किनारे से अपना घर छोड़कर भाग जाएंगे? नहीं। बाढ़ तो हर साल आएगी, प्राकृतिक आपत्तियां तो आती रहेगी। उन आपत्तियों के सामने हमें झुकना नहीं है, उसका सामना करना है। बाढ़ आने वाली है, नदी के किनारे जितने भी लोग रहते हैं वो अपना सामान घर का सुरक्षित जगह पर रख देंगे, या 2-4 दिन को जब तक पानी बढ़ रहा है तो कहीं और चले जाएंगे, लेकिन वापस वो अपने घर जरूर आते हैं। कितने लोग ऐसी बाढ़ जैसी कुदरती आपदा का सामना भी करते हैं। तो यहां दुष्यंत कुमार ने हमें समझाया है कि बाढ़ आती है तो बहुत ज्यादा विनाश भी होता है, और इस विनाश से, इस आपदा से डरकर हम अपना घर छोड़कर क्यों जाएं? विषम परिस्थितियों में हमें निराश नहीं होना है, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करना है। दूसरा देखिए, चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। चीड़ वन, चीड़ यानी पहाड़ी इलाके में, पहाड़ी प्रदेश में उगने वाला एक बहुत ऊंचा पेड़, जिसके अंदर से टर्पेंटाइन तेल निकलता है। ज्वलनशील पदार्थ है वो, प्रवाही, चीड़ के वृक्ष में से। चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। दरख्त, वृक्ष, पेड़, नाजुक, कोमल, तने गुजराती में हम थड़ कहते हैं।
पेड़ का जो धड़ होता है उसको तना कहते हैं। देखिए ये गजल में, ये शेर में क्या कहा है कि चीड़ के जो वृक्ष होते हैं उसमें तरल पदार्थ निकलता है तरल पदार्थ, टर्पेंटाइन, जिसको हम थिनर भी कहते हैं। अब आंधी से पेड़ एक दूसरे के साथ जब टकराते हैं तो आग लगने का डर होता है। जंगल में आग लग जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है, जल जाता है। यहां दुष्यंत कुमार ने समाज में रहने वाले लोगों की बात बताई है कि समाज के लोग पेड़ की तरह सीधे हैं, लेकिन अगर कोई मुश्किल आई, कोई परेशानी आई, तो उसकी परेशानी को दूर करने के बजाय वो निराश हो जाते हैं। उसको सहन करने की शक्ति उनके अंदर नहीं है। छोटी छोटी मुसीबतों के सामने हम लोग झुक जाते हैं, छोटे छोटे प्रलोभन में हम लालची हो जाते हैं। यहां कवि कहते हैं हमें कि हमें अपना जीवन सादा और सरल जीना चाहिए और ऐसे व्यक्ति के सामने समस्या की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो इस समस्या को झेल नहीं पाएंगे। तीसरा देखिए, तीसरा शेर देखिए, इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। आज चारों तरफ इंसान परेशान है। हमारे घर में जो दर्पण होता है, आईना होता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। कितनी बार ये आईना टूट जाता है और उस टूटे हुए आईने में हमारा चेहरा भी टूटा हुआ दिखता है। यहां गजलकार कहते हैं कि व्यक्ति नहीं टूटा है, उसकी परिस्थितियां टूटी हुई है। व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता, लेकिन परिस्थितियां उसे बुरा बनाती है। समाज मनुष्य का आईना है और ऐसे समाज में बेईमानी फैली है, भ्रष्टाचार फैला है, अनेकों समस्याएं फैली है, जिससे व्यक्ति डरा हुआ है, टूटा हुआ है। पिछले 6 महीने से हम देखते हैं कोरोना महामारी से सब लोग लड़ रहे हैं। शारीरिक बीमारी है वो, लेकिन फिर भी हम उसकी वजह से मानसिक बीमार हो गए हैं। शरीर से तो हम टूट गए हैं, लेकिन मन से भी हम टूटे और डरे हुए हैं। उसके बाद देखिए, आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पांव कीचड़ में सने हैं। यहां समृद्ध व्यक्ति और साधारण व्यक्ति की बात है, गरीब व्यक्ति की बात है। कालीन, घर में बिछाने वाली एक मखमल की जो चादर होती है उसे कालीन कहते हैं। यदि हमारे पैर कीचड़ से सने हो तो हम किसी के भी घर में जाएंगे नहीं, हम अपने घर में भी नहीं जाते कीचड़ वाले पैर लेकर। क्यों? क्योंकि घर गंदा हो जाएगा। यहां एक सामान्य व्यक्ति दूसरे समृद्ध अमीर व्यक्ति को कहना चाहता है
कि हम गरीब हैं, अभी हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि आपके वैभव के दर्शन करें, अभी हम कष्ट से गुजर रहे हैं, लेकिन किसी दिन आपके कालीन देखने हम आएंगे, आपसे मिलने आएंगे। मनुष्य में ये उम्मीद है, एक आशा की किरण है कि हमारे पास अभी भले ही कोई ऐसी परिस्थिति आई हो, लेकिन उसको हम दूर कर देंगे, उसका सामना करेंगे। इच्छाएं कभी मरती नहीं है, व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ती रहती है। जो सामान्य आदमी है, पैदल चलता है, उसे साइकिल की ख्वाहिश होती है। जिसके पास साइकिल है उसे बाइक चाहिए, बाइक वाले को कार चाहिए। छोटा घर है उसे बड़ा पक्का मकान चाहिए, मकान है उन्हें बंगले चाहिए। बहुत सारे सपने और उम्मीदें होती है। तो किसी दिन हम इन सपनों को पूरा करेंगे। इसीलिए यहां पर कवि ने कहा है कि आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पांव कीचड़ में सने हैं। कभी ना कभी हम समृद्ध हो जाएंगे, तब हम आपके घर आएंगे। जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं है आदमी, हम झुनझुने हैं। देखो ध्यान देना क्या कहते हैं कवि। इस सभा में हमारी जो स्थिति है, आज समाज में जो हमारी स्थिति है, वो बहुत ही असहाय वाली है। हमारा देश लोकशाही देश है। जब इलेक्शन आता है, हम देखते हैं कि जो नेता है, मंत्री है, वो हमारे घर पर आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वोट जीतने के बाद वो हमें पहचानते भी नहीं। हमारी बहुत सारी समस्याएं होती है, लेकिन उस समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। इसीलिए यहां कवि ने कहा है कि जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं है आदमी, हम झुनझुने हैं। व्यक्ति की बात को सुनने वाला कोई नहीं है। जो सिर उठाता है, जो विरोध करता है, उसे कुचल दिया जाता है। तो हम आदमी नहीं है, हम झुनझुना है। झुनझुना जो बच्चे का खिलौना आता है, गुजराती में घुघरो कहिए छे આપણે। कोई हमें नहीं पूछता कि हम जो निर्णय ले रहे हैं वो सही है या गलत। बस उन्होंने जो डिसीजन लिया वो हमारे ऊपर थोप दिया जाता है और उसे हमें स्वीकार करना पड़ता है। आज हमारे भारत की यही परिस्थिति है। आम आदमी की बात कोई नहीं सुनता, उसे नकार दिया जाता है और नेता और मंत्री के मन में जो भी आता है वही करते रहते हैं। पब्लिक के बारे में वो नहीं सोचते। यहां कवि कहते हैं कि तुम जैसे भी चाहो हमारा उपयोग करो। हमारी हैसियत आदमी के रूप में अब नहीं है। हम आदमी से हटकर अब झुनझुने की तरह हो गए हैं। जिसका मन होता है वो हमें बजा लेता है, मतलब हमारा उपयोग करता है। अब तड़पती सी गजल कोई सुनाए, अब तड़पती सी गजल कोई सुनाए, हम सफर ऊंघे हुए हैं, अनमने हैं। अब चारों तरफ समाज में, देश में ऐसा माहौल है, बेईमानी है, भ्रष्टाचारी है, झूठ है, नफरत की आग है।
ऐसे माहौल में भी हम ऊंघे हुए हैं, सो रहे हैं, अनमने हैं। कवि कहते हैं कि हमारे अंदर आज भी बहुत सारी आलस, अशिक्षा और अज्ञानता है। हम अशिक्षा अज्ञानता की नींद में सोए हुए हैं। कोई तड़पती सी गजल सुनाए, इसका मतलब कि कोई हमें इस अज्ञानता से, इस आलस से, इस अशिक्षा से बाहर निकाले और जिंदगी में डरे बिना उन समस्याओं का हम सामना कर सके। परिस्थितियां अच्छी और बुरी सबके जीवन में होती है, समस्या बड़ी होती है, लेकिन उस समस्या को हम दूर कर सकते हैं, उस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं, उसे हमें लड़ना है। इसलिए कवि समस्याओं का सामना करने की बात इस गजल में कहते हैं। हम सफर यानी साथ में चलने वाला, साथ में सफर करने वाला। तो अंतिम शेर में कवि ने हमें अज्ञानता की, अशिक्षा की नींद से जागने को कहा है। जो ऊंघे हुए हैं, आलसी है, उनमें एक नई चेतना जगानी है, एक ऊर्जा लानी है, तभी हम विषम परिस्थितियों से लड़ सकेंगे। विद्यार्थी मित्रों, यहां पर यह गजल बहुत ही सुंदर है। एक एक शेर अपने अलग अलग भाव को हमारे सामने रखता है। एक बार फिर से ये सारे शेर एक एक करके पढ़ लेना और उसका भावार्थ समझ लेना। उसमें शब्द कुछ अरबी, उर्दू और फारसी के भी है, उसको भी नोट करते जाना। आइए अब इसके बाद इसके स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर देखते हैं। शब्दार्थ इसके देख लेना और लिख लेना। देखो, विकल्प है, प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। विकल्प के नीचे अंडरलाइन की गई है। कौन सी संभावनाएं सामने हैं बाढ़ की? कवि ने किस वन का जिक्र किया है? चीड़ वन का। हम सफर क्या कर रहे हैं? ऊंघे हुए हैं। एक एक वाक्य में उत्तर। घर कहाँ बने हुए हैं? नदियों के किनारे। दरख्तों के तने कैसे हैं? बहुत नाजुक। कवि ने झुनझुना किसे कहा है? जिसको अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जाता और उसके ऊपर अपना निर्णय थोपा जाता है, ऐसे व्यक्ति को झुनझुना कहा है। चौथा प्रश्न, कवि कालीन क्यों नहीं देखना चाहता? कवि के पांव कीचड़ में सने हुए हैं, इसलिए वो कालीन देखना नहीं चाहता। उसके बाद 4-5 वाक्य में उत्तर है और सविस्तार भी है। गजल का पूरा केंद्रीय भाव आपको लिखना है, याद रखना। स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर भी सारे लिख लेना।